हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और जिस पर हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनसे रिलेट ये टॉपिक है जिसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और ये बे क्वेश्चन जी का हर बार एग्जाम में आवा है और आगे भी आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो खास तौर वहाँ क्लास वीडियो होती है BSTC आने के लिए जिका भी प्री BSTC की तैयारी कर रहा है। 28 अगस्त में भांगो एग्जाम है तो आ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 प्रश्न का ये मैटर है और 150 नंबर का टॉपिक रहता है शिक्षण अभिरुचि। तो चलिए पहला प्रश्न हम शुरू कर लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान यानी कि बालकों के बारे में ज्ञान, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कम से कम कह सकते हैं 10 और 11 या 12 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं, उनका ज्ञान किस प्रकार के शिक्षकों के लिए आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, प्राथमिक के लिए और सभी के लिए। माध्यमिक के लिए नहीं होगा क्योंकि इनमें 18 साल तक के बच्चे आते हैं, विश्वविद्यालय में 18 से ऊपर के बच्चे हो गए। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं ना, उनके लिए बालकों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है कि बच्चों का जो है मान लो हर एक चीज़ को समझने का नज़रिया किस प्रकार से होता है, उनका शिक्षण अभिक्षमता कितनी होती है, वो कितना मतलब अच्छे से समझ सकते हैं या फिर बच्चों को किस प्रकार से समझाना चाहिए। वो सारे तरीके होते हैं कि हम कैसे नए नए तरीके से उदाहरण पेश करें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। या फिर शिक्षण जो सहायक होती है सामग्रियाँ जैसे कि दृश्य और श्रव्य माध्यम, उन सारों का प्रयोग करके बच्चों को कैसे अच्छे से समझाया जा सकता है ताकि उनका ज्ञान जो है स्थायी हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान जो है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए जरूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। समाजीकरण का यानी कि बच्चों को समाजीकरण की शिक्षा दी जाती है। समाजीकरण में हम देखते हैं कि परिवार जो है पहली भूमिका निभाता है, जिसमें बच्चे को पहले जन्म से ही उसको रिलेशन के बारे में बता दिया जाता है। ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये चाचा है, ये दादा है। तो वहीं से जो है बालक की समाजीकरण की नींव पड़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। भाई ज्ञान तो शिक्षक देन ला रहे बच्चा ने, इनके अलावा आपका विद्यार्थियों ने और क्या सिखाना चाहिए। भाई लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए कि नेवर गिव अप। विभिन्न विपरीत परिस्थिति में भी संयम और संतुलन न खोना चाहिए। परिस्थितियाँ देखो हमेशा बदलती रहती है, कभी हार्ड परिस्थितियाँ आती है, कभी आसान भी होती है। तो किसी भी परिस्थितियाँ हो उसमें संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये भी एक शिक्षक को अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। समय का सदुपयोग सबसे महत्वपूर्ण है कि समय का सदुपयोग भी एक शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को ये ज्ञान देना जरूरी है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें राइट रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो क्या करेगा। छात्रों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उपयुक्त है जो कि उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे और यह सभी। यहाँ पे कि छात्रों के लिए उपयुक्त है कि उनके विकास में सहायक हो, छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके, वह पाठ्यक्रम उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। SSA सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2000 से 2001 के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन है। विश्लेषण विधि यहाँ पे पूछा, एक होती है संश्लेषण और एक होती है विश्लेषण। संश्लेषण में तो है जब हम कोई मान लो चीज़ के टुकड़े हैं, मान लो कोई भी तथ्य हमने ले रखा है वो खंडों में विभाजित है तो उन खंडों को जोड़कर संश्लेषित किया जाता है। और विश्लेषण में क्या होता है, कोई भी एक फैक्ट दे रखा है उसको हम टुकड़े करके उनको टुकड़े कर करके समझने की कोशिश करते हैं। तो विश्लेषण में हम क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। कोई भी तथ्य दे रखा है, अज्ञात तथ्य है, उसको हम ढूंढने के बाद, उसको खोजबीन करने के बाद ज्ञात स्थान की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए। अनौपचारिक शिक्षा पूछा यहाँ पे कि जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सारों के, लेकिन यहाँ पे ये पूछा कि विशेष तौर से किन के लिए, तो उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा पूरी होने से ही पहले स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है। रुचिकर कक्षा शिक्षण का न होना यानी कि नीरस जो है कक्षा शिक्षण होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता, ये भी है उदासीनता है, दंड न देना कोई कारण नहीं है।
रुचि न होना कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण जो हम देखें रुचिकर कक्षा शिक्षण का न होना। शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ जैसे कि जो हो गए दृश्य श्रव्य माध्यम का ज़्यादा प्रयोग ना होना, बिल्कुल भी प्रयोग ना होना, और छात्रों के पूछने पर जो है शिक्षक का जवाब न दे पाना, यानी कि जो शिक्षक है वो जवाब नहीं दे रहे हैं बच्चों से, मतलब उनको डांटते हैं कि आप क्यों सवाल पूछते, एक बार में समझ नहीं, इन प्रकार मतलब ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए, यानी कि रुचिकर शिक्षण को नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है व्याख्यान पद्धति से जो शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी समस्या रहे हैं जिनका कारण क्या है छात्र भाग जाए क्लास में। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान, अगर शिक्षकों को ज्ञान है बाल मनोविज्ञान का, तो किस बात से जो है शिक्षक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो वो होते हैं छात्रों की अभिरुचि का, कि छात्रों को कौन से टॉपिक में पढ़ने में ज़्यादा रुचि रहती है, किस तरीके से या फिर किस विधियों के माध्यम से बच्चा अच्छे से समझ सकता है। तो ये सारे ज्ञान जो है शिक्षक को मिलता है बाल मनोविज्ञान से। नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या होता है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली की जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे और अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली की जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि जो शिक्षक है वो पढ़ाने में उसकी जो अभिक्षमता है वो इतनी उत्तम हो कि वो बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है इतना अच्छे तरीके से क्लियर कर दे कि बच्चों को कोई शंका ना हो, कि वो उसका समाधान पूछ सके, यानी कि बच्चों के मन में कोई डाउट ही नहीं होगा, तो फिर क्या है वहाँ पर कोई भी सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चों को फैक्ट में एक बार में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हैं वो समय पर हो जाएंगे, छात्र में अच्छी आदत का विकास होगा, ठीक है, विद्यालय में अनुशासन होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शिक्षक अगर समय पर विद्यालय में आते हैं तो एक तो है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो जाएंगे, छात्रों में अच्छी आदत का भी विकास होगा और विद्यालय में अनुशासन कायम होगा और सभी बातों का इसमें विकास होगा। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है एक उत्तम वातावरण का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है कि बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो रहे हैं, तो उसका कारण है कि जीवन के लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, यानी कि लक्ष्य का अभाव है, शिक्षक के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिल रहा है और अशिक्षित पारिवारिक परिवेश है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को जो है उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो वो क्या है इतनी पढ़ाई में गंभीरता नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। कौन सी शैली अगर शिक्षण में अपनाएंगे तो वो हमारा शिक्षण उत्तम होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण होगा वो यहाँ पे उत्तम माना जाएगा, क्योंकि हर जो छात्र है उसकी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे कि उसकी ज्ञान ग्रहण करने में विभिन्नताएं होगी, उसको जो है चीज़ को समझने में जो विभिन्नताएं होगी, या फिर कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई बच्चा वो एक बार में सीख जाता है, कोई बच्चा बार बार बताने से भी नहीं सीखता है। तो अगर व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण में अगर कोई हम विधियाँ लेके आ रहे हैं, शैलियाँ लेके आ रहे हैं, तो वो बच्चों को जो है अच्छे से समझाने में कामयाब हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का जो तथ्य यहाँ पे चलता है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हैं, चाहे वंचित समूह के बच्चे हैं, उन सबको एक समावेशी रूप से, एकीकृत रूप से शिक्षा दी जाए, तो यहाँ पे होगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक, देखो मुख्य वाहक तो हो गया परिवार, और परिवार के साथ जो पास पड़ोस और रिश्तेदार हो गए। यहाँ पे गौण पूछा, तो गौण में हम क्या बताएंगे, समाजीकरण के गौण में विद्यालय और पास पड़ोस यहाँ पे गौण में आते हैं। सबसे पहले तो आता है परिवार और रिश्तेदार, और गौण में हो जाते हैं विद्यालय और आसपास का वातावरण, जो गौण शाही होते हैं। नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को क्या कर दिया है। हर टाइम जो है नए नए संचार माध्यम आ रहे हैं, जैसे कि हम बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, रेडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बच्चों को सुना रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सुना रहे हैं, या फिर टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों को कुछ नॉलेज भरी
जो चीज़ें हैं वो सिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, शिक्षकों को पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो शिक्षकों का दायित्व जो है बहुत बढ़ चुका है। इसमें जो है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे समझाने में, उस फैक्ट को क्लियर करने में, तो उनका दायित्व बढ़ चुका है। नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका पहनावा, विद्वता, पूरा व्यक्तित्व और उसकी बोली। तो प्रभावी शिक्षक की जो पूरा व्यक्तित्व ही होता है वो बच्चों को क्या है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि उनका बौद्धिक विकास होगा, यह भी एक शिक्षा है। सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, माता पिता प्रसन्न होंगे। तो छात्रों को यहाँ पे पूछा है कि उनको मूल्यों की शिक्षा देने से क्या होगा, उनका बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि समावेशन का अर्थ क्या है। समावेशन हमने अभी पीछे देखा था प्रश्न में कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होगी तो वह एक समावेशन का अच्छा तरीका होगा। नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। इनमें से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो एक शिक्षक की प्रभावशीलता को कम करता है। नंबर ए, वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, हाँ उसकी प्रभावशीलता कम होगी। नंबर बी, वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देगा, ये यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है एक प्रभावी व्यक्तित्व के शिक्षक का ही कार्य हो सकता है। नंबर सी कह रहा है कि वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होगी, हाँ तो ये जो दो तरीके हैं ए और सी, जिससे क्या है शिक्षक की प्रभावशीलता या फिर प्रभावी शिक्षक होने की संभावना कम होती है ये। नेक्स्ट है कि एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है। कुशल प्रधानाचार्य होने के लिए क्या आवश्यक है कि छात्रों अभिभावकों से अच्छे संबंध हो, ठीक है, अध्यापकों से अच्छे संबंध हो, ठीक है, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता हो, ठीक है, कड़ा व्यवहार हो, ठीक है। देखो अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, ये तो आगे मानवीय गुणों के व्यक्तित्व में, और कड़ा व्यवहार यानी कि नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व पक्ष उसका प्रधान होगा। तो ये जो है इसमें राइट आंसर है नंबर सी का, कि उसमें मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे है कि शिक्षा जो हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो शिक्षा का जो परसेंट है, जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो प्रौढ़ लोग हों, वो भी क्या शिक्षा के प्रति आकर्षित होंगे और इससे क्या शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा हम तभी दे पाएंगे जब हम व्यक्तिगत अंतर, अभी मैंने बताया था व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये होता है कि हर बच्चे जो है ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता में बौद्धिक स्तर से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर जो है सामाजिक रूप से या फिर स्वयंगात्मक रूप से एक समान नहीं होते हैं। तो उन बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो इसमें हम व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि आप कक्षा में पढ़ा रही हैं और उस समय आचार्य आपको बुला रहे हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल साहब है वो आपको बुला रहे हैं। हो सकता है उन बेधार पढ़ाने को तरीको देखिए तो ठीक ही करोगा तो तुरंत उनके पास चल देंगे। ये नहीं है कि उनको समस्या के बारे में बताएंगे या फिर घंटे के बाद जाएंगे, नहीं, जब वो बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, शायद वो आपके लिए इम्पोर्टेंट कोई बात बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि, प्रौढ़ शिक्षा क्यों आवश्यक है कि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कि प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, ठीक है, प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो जी, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में जिसको राइट आंसर लगन लग रही है वो ये है कि शिक्षित जो प्रौढ़ है वो खुद भी तो पढ़ेगा और आपका बच्चा ने भी शिक्षित करने की पूरी कोशिश करेगा। देखो एक शिक्षित माता पिता है, बच्चा ने स्कूल घर आते क्या होगा, होमवर्क दियोगे, करो कौन नहीं करो, अगर बच्चा झूठ बोलना है तो बेबी नोटबुक भी चेक कर सके, तो ये प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो डी सही है। तो ये थे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि थाने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया हुआ तो करेगा। तो थारा बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक ज़रूर कर दियो। तो आगे भी शिक्षण अभिरुचि का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके साथ नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।